नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने प्रमुख विषय राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस विषय पर जो प्रमुख क्वेश्चन प्रश्न हैं, जो प्रश्नों का एक समावेश है, हम लोग देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के संदर्भ में। और जो प्रमुख रूप से जो यूपीएच है और उस यूपीएच से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, बीए फर्स्ट ईयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग यूनिट फर्स्ट जो यूपीएच का जो यूनिट फर्स्ट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उस यूनिट फर्स्ट में जो आज का हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोग का? पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ बताइए तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता का वर्णन करिए। ठीक है, तो आपको यह प्रश्न है आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में यूपीएच में पहला प्रश्न है। और उस पहला प्रश्न का जो आपको आंसर लिखना है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो आपको पता है कि जब भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां हैं, जब वह शोषणकारी व्यवस्था का स्वरूप यानी रूप धारण कर लिया, तो भारतीय जनमानस जो भारत के नागरिक हैं, समस्त नागरिक, उन्होंने अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और राजनीतिक अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था, आर्थिक अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपसी एकता का स्वरूप और एक आंदोलन करने की भावना का निर्माण किया, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब मामला क्या है? मामला यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यापक अवधारणा है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि भारत में, जैसे आप जानते हैं कि जब अगर हम थोड़ा सा उपनिवेशवादी विचारधाराओं पे बात करें तो भारत में तमाम प्रकार की कंपनियां आई। उस कंपनियों में एक जो प्रमुख कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया, भारत के ऊपर एक साम्राज्यवादी व्यवस्था को अपनाते हुए भारत के संपूर्ण भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जब वो अपने संपूर्ण भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो आपको पता है कि इसी कंपनी की जो प्रशासनिक नीतियां हैं, जो सामाजिक नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, वह क्या है, देश को शोषण करने की एक व्यवस्था का निर्माण करता है। अब उस शोषणकारी व्यवस्था में आप देखेंगे, जैसे दादा भाई नौरोजी ने बताया कि भारत में बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात की जो व्यवस्था है, निर्यात खूब हो रहा है, लेकिन आयात हो रहा है तो उसका कोई लाभ भी नहीं हो रहा। अगर हम कहीं से यहाँ से निर्यात कर रहे हैं तो हम लोग अपने देश से ही उसका जो प्रतिफल है वो जीरो है। अपने देश से ही पैसे का इधर उधर जो है, यहाँ से उठा करके पैसे वहाँ भेजा जा रहा है, यहाँ से उठा करके संसाधन वहाँ भेजा जा रहा है, जिससे क्या है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वह उसका शोषण हो रहा है। देश की जो आर्थिक व्यवस्था उसका शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार आप जानते हैं कि धीरे धीरे देश की जब स्थितियां बिगड़ती गई, तो आपको पता होगा कि भारत में 1857 की एक क्रांति होती है। असल में वो क्रांति क्यों हुआ था, उस क्रांति के पीछे कारण यही है कि आप जानेंगे, जब भारतीय जनमानस
पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहा है। कंपनी की व्यवस्थाएं आप देखेंगे कि 1757 के माध्यम से, प्लासी की युद्ध के माध्यम से बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको भी ये लोग हथिया लिए। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अब इन दोनों युद्धों के माध्यम से बंगाल जैसा भूभाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। और आपको पता है कि बंगाल उस समय वाकई में एक धनी प्रांत था। बंगाल उस समय वाकई में एक धनी प्रांत था, जिसके वजह से मामला ये निकल कर आया कि आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर जब बंगाल पर कब्जा हो गया तो बंगाल का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करना ये लोग शुरू किए। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसी बंगाल को 1905 के द्वारा ये लोग बंगाल का विभाजन कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। हालांकि इस विभाजन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि बढ़ती राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को रोकना। इस जो विभाजन का जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि बढ़ती हुई राष्ट्रीय आंदोलन को रोकना। तो इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि आंदोलन को रोकना, तो ये है जो राष्ट्रीय आंदोलन की बात हम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन असल में एक व्यापक अवधारणा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत इसकी वैसे होती है कि जब बड़े पैमाने पर जब लोगों को लगा कि सरकार हम लोगों के साथ नहीं है, सरकार हम लोग के विरोध में है, देश के विरोध में है, तो लोगों ने एक आंदोलन की जो प्रवृत्ति है वो एक राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में, और खास करके जब हम देखेंगे तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है, शुरुआत तो इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ है। लेकिन जब धीरे धीरे महात्मा गांधी जी का आगमन होता है तो यह राष्ट्रीय आंदोलन की जो गतिविधियां है बड़ी व्यापक अवधारणा अपने आप में रख लेती है, जिसके वजह से क्या है, आप देखेंगे कि भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्ति का निर्माण हुआ है। ठीक है, अच्छा, हम लोग थोड़ा सा विशेषता की अगर बात करें, हम लोग यदि विशेषता की बात करें, थोड़ा सा यदि आधुनिक शब्दों में, जैसे कि आपको हमने बताया है कि ठीक है, उसी प्रकार आधुनिक प्रचलित अर्थ में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ है कि विदेशी सत्ता की मुक्ति के लिए जो, जैसे कि चूंकि जो विदेशी सत्ता है अपने देश में, जो गुलाम उपनिवेशवासियों द्वारा वर्षों तक संचालित संघर्ष है। आप जानते हैं विगत शताब्दी में साम्राज्यवाद का बोलबाला रहा, जैसा आपको हमने बताया है कि ब्रिटेन जैसे देशों ने साम्राज्यवाद का बोलबाला किया था, और इसी के वजह से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो आपको पता है कि इनका कहाँ कहाँ बोलबाला रहा है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम जैसे देश जो है, इन्होंने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के अधिकांश पिछड़े देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठीक है, और वर्षों तक वे इन उपनिवेशों का शोषण करते रहे। उपनिवेशवासियों में धीरे धीरे राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने गुलामी की जंजीर से छुटकारा पाने के लिए लड़ाई शुरू कर दी, और विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने के लिए उन लोगों ने शांतिपूर्ण तथा रक्त रंजित क्रांतियां भी हुई है, और प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक स्वतंत्रता संग्राम है। यदि आप इससे बेहतर और जानकारी आपको चाहिए तो मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास लिया हूं, उसमें आपको बिल्कुल डीपली नॉलेज हो जाएगा, बिल्कुल डेप्थ में मैंने बताया है, और यहाँ भी मैं बिल्कुल डेप्थ में ही बताऊंगा आपको। लेकिन एक बार ये वहाँ भी क्लास देख लेंगे तो आप बेहतर तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी। यदि हम विशेषताओं की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं, तो आप देखेंगे अन्य राष्ट्रीय आंदोलन से थोड़ा सा हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषताएं हैं कुछ भिन्न हैं, कुछ अलग हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि एक लंबी अवधि के संदर्भ में आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास काफी लंबा है। ठीक है, इसका उदय 18वीं सदी के मध्य से माना जाता है। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्पष्ट रूप सामने आया है, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसका अंत आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस प्रकार यह लगभग 100 वर्ष का भारत का राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबी अवधि रहा है, ये इसकी विशेषताएं हैं, और शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यतः शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की।
अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर विशेषता है सबसे बड़ी तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्यतः शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया गया है। जैसे महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया, उनका मूल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा तथा हथियार या सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे तरीकों शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करना और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से आजादी हासिल करना, इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है आंदोलन की। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न था जो आप इसके बारे में बिल्कुल आप जब यूपीएच खोलेंगे तो आपको पहला ही प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा जो प्रश्न है वह है आपका प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर टिप्पणी करिए। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपके यूपीएच का दूसरा सेकंड क्वेश्चन है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर टिप्पणी करिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि आप जानते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए, भारत से एक व्यापार करने के लिए जब आप देखेंगे कि जो एक भारत के रास्ते जो एक स्थल मार्ग का व्यापारिक मार्ग था, जब वो स्थल मार्ग का व्यापारिक मार्ग जो है बंद हो जाता है तो उसके बाद ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं, ठीक है, भारत की खोज हेतु भारत से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का निर्माण करते हैं और उसमें आपको पता है कि प्रमुख कंपनियों के रूप में आप जानते हैं जैसे पुर्तगाली हो गए, डच हो गए। ठीक है, ऐसे ही प्रमुख कंपनियों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसका भी जो है एक स्थापना के रूप में भारत में माना जाता है कि निर्माण क्रम है इसका, जो निर्माण की अवधि है, समय है, रहा है। ठीक है, हालांकि हालांकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कई बार जो है भारत में आई है, लेकिन इसका जो मुख्य अवधि यही माना जाता है कि इसका निर्माण जो है कि वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए शुरुआत में जो है 21 वर्षों तक की छूट दी थी। ठीक है, और कंपनी के अधिकारों को 1609, 1659, 1679, 1683 और 1686 तक किया है। ठीक है, और पता है कि धीरे धीरे यही कंपनी यहाँ पर एक जो है महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को बढ़ाते हुए भारत के बंगाल जैसे भूभाग पर, तो देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, कंपनी वास्तव में एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जब जैसे हमने कहा कि 1600 में इसका स्थापना हुआ तो कंपनी धीरे धीरे, जैसे आप जानते हैं कि सूरत में, फिर ऐसे जो है मछलीपट्टनम में, ऐसे जो है आप देखेंगे फिर बंगाल में, ठीक है, चिंसुरा जैसे क्षेत्रों में, जब ऐसे धीरे धीरे उसका व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगा, अपने ये लोग किलाएं कोठी बनाने लगे। किला कोठी का मतलब या व्यापार के उद्देश्य से, तो जब ये लोग बनाने लगे तो आप देखते हैं कि धीरे 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 ये लोग जो भारत में, क्योंकि देखिए इन लोग का एक छुपी एजेंडा था साम्राज्यवादी विचारधारा, वहां के जो शासक हैं ये व्यापार का तो उद्देश्य था ही, लेकिन जब ये लोग भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं तो इनको दिख क्या रहा है, इनको भारत में एक अव्यवस्था दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे कंपनी के बाद आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन होता है। अब मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद आप देखेंगे कि जो भारत में है तमाम प्रकार की अव्यवस्था है। अव्यवस्था इसलिए है, इसको भी जानने की जरूरत है, क्योंकि मुगलों के पतन के बाद आपस में सारे लोग धीरे धीरे लड़ ही रहे हैं। मराठा एक शक्ति था, लेकिन मराठा का भी धीरे धीरे पतन हो गया। तो फिर इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देखेंगे कि बंगाल जैसे भूभागों पर इनका एक कब्जा हो गया। इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल जैसे भूभागों पर कब्जा हो गया और धीरे धीरे भारत की एक प्रभुत्व शक्ति बन गए हैं लोग। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में आपको जो इस कंपनी का एक वो विचारधारा है वो आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जब इस प्रकार आप देखेंगे कि इनकी जो गतिविधियां हैं बहुत ही बढ़ती बढ़ती चली जाती है, और जिसके वजह से आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर एक व्यापक गतिविधियां बढ़ाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक प्रमुख प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। तो इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको जानना चाहिए।
ठीक है। और जब भी आप इससे संबंधित प्रश्न लिखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जो भी है निर्माण से संबंधित, इनके अन्य कहाँ कहाँ संस्थाएं थे, एवं इसके साथ साथ आप जो है इस पर विस्तृत चर्चा करिए कि जैसे कि कंपनी की विशेषताएं क्या है, कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को, चूंकि इनके बाद फ्रांस आए हैं लेकिन फ्रांसीसी कंपनियों को भी ये लोग हरा दिए हैं, ठीक है, पुर्तगाली डच को तो हराए ही हराए, ठीक है। तो चूंकि इनके प्रतिद्वंदी के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इनकी जो नौसेना थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि जो ब्रिटेन की नौसेना थी वो मजबूत थी, ठीक है। और यह एक निजी कंपनी था, अन्य कंपनियां तो सरकारी कंपनी थी लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी था। तो निजी कंपनी के आधार पर क्या है, इनका स्वविवेक था और कार्य करने की क्षमता थी, तो अपने स्वविवेक के आधार पर ये लोग निर्णय ले रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जय हिंद साथियों।